कि मैं 11 साल की से एथियस्ट था, नास्तिक था। और मैं बिना अहंकार के, बिना किसी ईगो के ये बात कह सकता हूँ कि अगर मैं किसी धार्मिक इंसान के साथ या किसी भी पंथ को फॉलो करने वाले इंसान के साथ जब भी मेरी डिबेट हुई है, तो नतीजा यही रहा है कि सामने वाला कंफ्यूज हो गया है और मेरा एथिज्म और बढ़ता ही गया है। किसी भी पॉइंट पे ऐसा नहीं हुआ है कि मेरे को अपने एथिज्म पे शक आया था। दरमियान में, इसी दौरान मेरे को एक लाइन मिली थी स्वामी विवेकानंद जी की कि जो सिद्धांत हम विज्ञान के ऊपर इस्तेमाल करते हैं वही सिद्धांत हमको धर्म के ऊपर भी इस्तेमाल करने चाहिए। मेरे को उस टाइम पे ये लाइन काफी मजाकिया लगी, क्योंकि अगर हम हनुमान जी के ऊपर अप्लाई करेंगे तो वो उड़ कैसे पाते हैं, प्लेन का हमको पता है कि कैसे उड़ पाते हैं। तो मेरे को बड़ी मजाकिया लाइन लगी। लेकिन आज साइंस ने अद्वैत को, अद्वैत की कोर फिलोसफी के साथ हाँ में हाँ भरी है। साइंस का काम धर्म नहीं है। तो साइंस किसी भी मौके पे, साइंस ने ये नहीं कहा है कि अद्वैत सही है कि गलत है, लेकिन जो बातें अद्वैत में लिखी हैं आज वही साइंस कह रहा है। तो आज विवेकानंद जी की वो बात सत्य साबित होती है और मुझे बड़ा ही अच्छा लग रहा है कि मैं कितना गलत था। क्योंकि हमारी इतनी खूबसूरती, खूबसूरत संस्कृति जो हमारे हजारों साल पहले लिखी गई, आज जब वो साइंस सिद्ध कर रही है, वो आज हम इस टाइम पे जिंदा है। वो अपन चालू करने से पहले थोड़ा सा एक साइंस के बारे में एक बेसिक चीजें जान लेते हैं, जो मैंने देखा है कि अक्सर लोग गलत करते हैं। लोगों का अक्सर ये मानना होता है कि थ्योरी वो चीज होती है जो साइंटिस्ट अंदाजा मारते हैं। जब उनको वो चीज और कंफर्म हो जाती है तो वो लॉ बन जाती है, और लॉ बनते ही वो बन जाती है फैक्ट। तो ये एक बहुत ही गलत अंडरस्टैंडिंग है साइंस की। साइंस इस तरह से काम नहीं करता। जिसको हम चालू भाषा में बोलते हैं अंदाजा मारना, तुक्का मारना, वो साइंस की भाषा में होता है हाइपोथेसिस। जब हाइपोथेसिस के साथ हमको सबूत मिलते हैं तो वो बनता है या तो थ्योरी या लॉ। ये कभी ये नहीं बन सकता, ये कभी ये नहीं बन सकता। कुछ चीजें दोनों होती हैं, थ्योरी भी होती है, लॉ भी होती है। जैसे ग्रेविटी का लॉ भी होता है और थ्योरी ऑफ ग्रेविटी भी है। थ्योरी हमें बताती है कि कोई चीज क्यों होती है। लॉ हमें, अगर मैं बहुत ही बेसिक तरीके से समझाऊं, लॉ हमें बताता है कि क्या होने वाला है। जैसे न्यूटन के लॉ हमें बताते हैं कि कोई चीज अगर गति में है तो जब तक आप उसके ऊपर कोई बल का प्रयोग नहीं करेंगे तो वो अपनी उसी गति को बनाए रखी रहेगी। थ्योरी हमें बताती है कि कोई चीज जैसे इवोल्यूशन हुआ, वो क्यों होता है। लेकिन ये दोनों चीज तथ्य के ऊपर बेस रहते हैं। जब साइंटिस्ट के पास तथ्य नहीं होते हैं तो उस चीज को हम बोलते हैं हाइपोथेसिस। ठीक है? ये एक बेसिक चीज है, इस बारे में आप लोग जान लीजिए, क्योंकि ये मैं काफी यूट्यूब स्ट्रीम्स में काफी स्पीकर्स को देखा है मैंने, अलग अलग रिलीजन के, जो इवोल्यूशन को बोल देते हैं अरे वो तो बस एक थ्योरी है, वो लॉ नहीं है। तो ये दोनों चीजें एकदम अलग हैं। अब हम अपने मुद्दे के ऊपर आते हैं। 1962 में दो वैज्ञानिक थे, बोगन एंड बोगन, उनका मैंने यहाँ नाम लिखने की कोशिश किया। ये बेसिकली दिमाग के डॉक्टर थे। इन्होंने ये पाया था कि जब एपिलेप्सी होती है, किसी को मिर्गी का दौरा आता है, तो उसके दिमाग में करंट चारों तरफ फैल जाता है इस तरह से, और उसका दिमाग ओवरलोड हो जाता है, उसका प्रोसेस, इसलिए उसके शरीर में कंपन होने लगती है, बेहोश हो जाता है, क्योंकि उसका दिमाग उस चीज को प्रोसेस नहीं कर पाता है। दिमाग के बीच में एक एरिया होता है जिसे हम बोलते हैं कॉलसम, जो इन दोनों हिस्सों को कनेक्ट करता है। तो इन दोनों ने ये सोचा कि क्यों ना हम इसको काट दें। इसको काटने से होगा ये कि अगर एपिलेप्सी एक एरिया से चालू हो रही है तो वो एक ही एरिया में रहेगी और दिमाग का दूसरा एरिया ठीक रहेगा। तो इन लोगों ने इसको, इस हिस्से को, बीच के हिस्से को जो दिमाग के दोनों मस्तिष्क के दोनों हिस्सों को कनेक्ट करता था, उसको काट दिया। नतीजा ये हुआ कि जिनको एपिलेप्सी हो रही थी उनकी जिंदगी वाकई बहुत बेहतर हो गई। लेकिन साथ ही साथ एक अजीब चीज पता चली, एक ऐसी चीज जिसकी किसी को उम्मीद नहीं थी। वो चीज क्या थी? हमारा मेन टॉपिक वो है। उनको ये पता चला कि जब दिमाग के बीच के हिस्से को काट देते हैं, और ये बात आपको पता होगी कि दिमाग का राइट हिस्सा आपके लेफ्ट हैंड को कनेक्ट करता है और लेफ्ट हिस्सा आपके राइट हैंड को कनेक्ट करता है। ये बेसिक चीज हमें थोड़ी बहुत पता थी। तो जब लेकिन बीच की नसों को काट दिया गया तो ये देखा गया कि जो राइट वाला दिमाग का हिस्सा देख रहा है, वो अपने लेफ्ट वाले हाथ को कमांड दे रहा है कि आप इस चीज को सिलेक्ट करो। पेशेंट की इस यहाँ पे, ये डायग्राम एक तरह से इनकम्प्लीट है, एक स्क्रीन लगाई गई थी और इसकी लेफ्ट आंख ये देख पा रही थी और राइट आंख ये देख पा रही थी। तो जब इससे पूछा क्या कि आपने देखा क्या है,
आप उस पिक्चर के ऊपर हाथ रखो, तो इसके राइट वाले हाथ ने उस चीज के ऊपर हाथ रखा, और लेफ्ट वाले हाथ ने जो लेफ्ट आंख देख रही थी उसके ऊपर हाथ रखा। लेकिन इससे निष्कर्ष क्या निकला? इससे निष्कर्ष ये निकला कि कॉन्शियसनेस, उसकी चेतना, चेतना में कॉन्शियसनेस के लिए इस्तेमाल करूंगा, अभी अद्वैत के सेंस में इस्तेमाल नहीं करूंगा। उसकी चेतना के दो हिस्से हो गए। अब साइंटिस्ट ने इसके ऊपर और विचार किए और सवाल जवाब किए, उन लोगों ने एक्सपेरिमेंट को और कॉम्प्लिकेट किया। अब इसी व्यक्ति से पूछा गया कि आप आगे जाके अपनी जिंदगी में क्या करना चाहते हो। उसके राइट हाथ में एक पेन पकड़ाया गया, और लेफ्ट हाथ में एक, अगर आपने खेला होगा, एक गेम होता है जिसमें अल्फाबेट से वर्ड्स बनाए जाते हैं, वो दिया गया। उसके राइट वाले हाथ ने लिखा कि मैं आगे जाके एक सेल्समैन बनना चाहता हूँ। लेफ्ट वाले हाथ ने लिखा कि मैं रेसिंग कार रेस करना चाहता हूँ। यानी कि दो अलग अलग चेतनाएं उसके दिमाग में विकसित हो चुकी थी। अब जब चेतना के दो हिस्से हुए थे, तो हमारे जो अ, मतलब के साइंटिस्ट हैं, डोनाल्ड हॉफमैन, उनका ये मानना है कि चेतना के जब दो हिस्से हो सकते हैं, तो दो चेतनाएं मिला के भी एक चेतना बना सकती हैं, जिसको वो ओमेगा के नाम से जानते हैं। और हमारे, अगर आप अद्वैत में देखेंगे, तो जो हम हैं, हमारी जो चेतना है, वो परमेश्वर से उतनी अलग नहीं है। ये मैंने आपको अपने लेवल पे बताया, ये साइंटिस्ट ने नहीं कहा। लेकिन अपन आगे आगे जैसे जैसे आते जाएंगे, मैं आपको और बताते जाऊंगा इस बारे में। ये बहुत बेसिक लेवल के एक्सपेरिमेंट थे, जहाँ पे हमको पता चला कि चेतना के हिस्से हो सकते हैं। दोनों हिस्सों ने, दोनों हाथों ने अलग अलग जवाब दिया। एक बहुत ही इंटरेस्टिंग एक्सपेरिमेंट हुआ था कि इस इंसान को बोला गया कि आप एक शर्ट को सिलेक्ट करो। उसके सामने सात आठ शर्ट रखी हुई थी। राइट हाथ उसके शर्ट के बटन को बंद कर रहा था, लेफ्ट हाथ उसके शर्ट के बटन को खोलता जा रहा था। एक हिस्सा बोल सकता था, दूसरा हिस्सा बोल नहीं सकता था। तो जब उससे जवाब पूछा गया, तो उसने कुछ उटपटांग सा जवाब दिया, मतलब वो भी नहीं जानता था कि उसका एक हाथ शर्ट के बटन को खोलता क्यों जा रहा था। तो ये बहुत ही माइंड ब्लोइंग डिस्कवरी थी, जिसने साइंटिस्ट को आज तक हक्का पक्का करके रखा हुआ है कि दो हिस्सों में कैसे हमारी चेतना बढ़ जाती है। अब हम एक टर्म के ऊपर आते हैं जिसे बोलते हैं क्वेलिया। कोयला वो सारी चीजें होती हैं जो दो इंसान कभी एक दूसरे को बता नहीं सकते हैं, जैसे कि कलर। अगर एक इंसान बचपन से अंधा है, तो आप उसको कोई भी शब्द किसी भी तरीके से अरेंज कर दो किसी भी भाषा में, तो आप उसको येलो कलर क्या होता है ये कभी नहीं बता सकते। ये आपकी चेतना का खुद का अनुभव होता है, जो आप किसी और के साथ कभी भी शेयर नहीं कर सकते हो। कलर एक बहुत आसान एग्जाम्पल है। एक हाइपोथेसिस ये है, ध्यान रखिएगा, हाइपोथेसिस, कि हम सब लोग अलग अलग तरीके से इस दुनिया को देखते हैं। जो मेरे लिए लाल है, वो हो सकता है आपके लिए हरा है। लेकिन क्योंकि हम बचपन से उसको अपने नाम से जानते जा रहे हैं, तो हम लोगों को कभी ये पता ही नहीं चला कि जिसको मैं लाल बोलता हूँ उसको आप हरा देखते हो। इसी वजह से लोगों के फेवरेट कलर भी अलग अलग होते हैं। जैसे हम किसी से पूछते हैं कि आपका फेवरेट कलर कौन सा है, तो लोगों के अलग अलग जवाब आते हैं। लेकिन अगर कोई, आप किसी से पूछोगे कि आप 40 डिग्री सेल्सियस गर्मी में रहना चाहते हो कि एसी में, हर कोई कहेगा लगभग लगभग कि एसी में रहना चाहता हूँ। लेकिन कलर में ऐसा क्यों अलग हो जाता है कि भाई मेरा ये फेवरेट कलर है, मेरा ये फेवरेट कलर है? तो एक इसका हाइपोथेसिस ये है कि हम सब अभी भी इस टाइम पे भी दुनिया को अलग अलग तरीके से देख रहे हैं, लेकिन कभी भी हम ये बात एक दूसरे से कर नहीं पाते। अब हम थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। इसको बोलते हैं नेक्टर क्यूब। ये एक तरह से आपको ये बताता है कि आपकी परसेप्शन किस तरह से, आपकी आंखें आपको कैसे धोखा दे सकती हैं। अगर आप इस वाले क्यूब को देखोगे, तो आपके लिए ये ब्लू वाला, ये वाला फेस आगे हो सकता है, या ये वाला फेस आगे हो सकता है। दोनों ही चीज एक समय पे सही है आपके लिए। पॉइंट इज कि जो आप देख रहे हो वो ऑब्जेक्टिव नहीं। ऑब्जेक्टिव का मतलब, किसी का क्या माइक ऑन हो शायद। जो आप देख रहे हो वो ऑब्जेक्टिव नहीं है। इसका मतलब कि वो ऐसी चीज नहीं है जो आपके बिना भी वहां पे है। जब तक आप हो, तभी तक वो चीज, वो क्यूब सामने है। हो सकता है कि कोई और आए तो उसके लिए ये वाला साइड पीछे है। तो आपका होना बहुत ज्यादा जरूरी है। अब मैंने ये चीज जब पढ़ी, और उसके बाद मैं अद्वैत में शास्त्र अध्ययन में ही एक लेक्चर सुन रहा था कि ऐसा कहा गया है हमारे शास्त्रों में कि एक मटका, जब आप उस कमरे में नहीं हो, तो वो मटका वहां नहीं है। अब आप मानोगे नहीं कि डोनाल्ड हॉफमैन ने भी सेम चीज कही है कि अगर एक सेब, कोई इंसान नहीं है दुनिया में, तो वो सेब वहां है ही नहीं। क्योंकि कलर का, जैसे मैंने आपको समझाया, लाल कलर इंसानों का बनाया हुआ है सेब का, उसका टेस्ट इंसानों का बनाया हुआ है। अब हम आगे आपको बताएंगे कि उसका शेप इंसानों का कैसे बनाया हुआ है।
कलर तक तो आपकी बात समझ में आ रही होगी, स्वाद भी आपको समझ में आ रहा होगा, कुछ लोगों को मीठा पसंद होता है, कुछ लोगों को मीठा नहीं पसंद होता है। लेकिन शेप, आप मेरे से कहोगे कि भाई इंसान हो या ना हो, उस एप्पल का शेप, उस सेब का शेप, तो सेब जैसा ही रहेगा, उसका आकार तो वैसे का वैसे ही रहेगा। अब हम वो समझेंगे कैसे, कैसे आपके बिना उस सेब का आकार भी नहीं है। अब हमें थोड़ा सा इसके लिए इवोल्यूशन को समझना पड़ेगा। इवोल्यूशन जो होता है वो रैंडम म्यूटेशन के ऊपर डिपेंड करता है। रैंडम म्यूटेशन ये होती है कि जब आपके डीएनए के ऊपर सन की रेज या कोई भी रेडिएशन पड़ती है, तो वो जब डिवाइड होता है या वो दो हिस्सों में होता है, तो वो परफेक्टली नहीं होता है, उसमें कुछ ना कुछ त्रुटियां आ जाती हैं, कुछ ना कुछ डिफेक्ट आ जाते हैं। उन्हीं डिफेक्ट्स को हम म्यूटेशन कहते हैं। 90% म्यूटेशन ऐसे होते हैं जो आपके लिए या तो जानलेवा है, या आप का आपका जन्म ही नहीं होगा अगर आप में वो म्यूटेशन हो गए। बचे हुए 10% में से 9% म्यूटेशन ऐसे हैं जिन पे आपकी लाइफ में कोई फर्क नहीं पड़ता। जैसे ऋतिक रोशन की ये छठी उम्र, इससे इसकी जिंदगी पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा, ये जिंदा है, इसको कोई बीमारी नहीं है, लेकिन ये एक म्यूटेशन का नतीजा है। 1% म्यूटेशन बस ऐसे होते हैं जो आपके लिए फायदेमंद होते हैं। अच्छा, ये 1% म्यूटेशन भी जो फायदे होते हैं, ये तभी फायदेमंद होंगे जब आप उस एनवायरमेंट में, उस परिस्थितियों में हो। जैसे कि एक बीमारी होती है सिकल सेल एनीमिया, जब आपके ब्लड स्ट्रीम होते हैं, जब आपके ब्लड सेल होते हैं, उनकी शेप एक हंसिया जैसी हो जाती है। जनरली इसको एक बीमारी की तरह लिया लग जाता है। लेकिन जिन लोगों में ये म्यूटेशन थी, जब वो मच्छर वाले एरिया में गए, तो उनको मलेरिया नहीं हुआ, क्योंकि जो मलेरिया होने के लिए जो ब्लड सेल्स पे अटैक करता है, वो इस शेप के ब्लड सेल्स पे अटैक नहीं कर पाता है। और क्योंकि गोरों में ये वाली बीमारी या ये जेनेटिक म्यूटेशन नहीं थी, तो इसलिए वो अफ्रीका के अंदर तब तक नहीं कर पाए जब तक मलेरिया की दवाई नहीं बन पाई। तो आपकी परिस्थितियों के हिसाब से जब आपका म्यूटेशन साथ देता है, तब उसको हम इवोल्यूशन कहते हैं, क्योंकि आपकी अगली पीढ़ी के लिए वो फायदेमंद होगा। ये ऋतिक रोशन के एग्जाम्पल। अब ये हमारी अद्वैत के माया से कैसे टाइम करता है। फिटनेस बीट्स ट्रुथ थ्योरम एक फाउंडेशनल, या एक कह सकते हैं आप एक ब्लॉक है, जिसके ऊपर डोनाल्ड हॉफमैन जी ने अपना पूरा का पूरा काम किया है। ये फिटनेस बीट्स ट्रुथ थ्योरम क्या कहता है? एक हम एक्सपेरिमेंट कर लेते हैं, या एक हम परिस्थिति को अपने दिमाग में ऐसे बना लेते हैं। यहाँ पे वाई एक्सिस पे है सर्वाइवेबिलिटी, कि जिंदा रहने के किसी ऑर्गेनिज्म के कितने चांस हैं, और यहाँ पे एक्स एक्सिस में है क्वांटिटी। अब किस चीज की क्वांटिटी, वो मैं आपको समझाता हूँ। अगर हम एक सिंपल से ऑर्गेनिज्म को इमेजिन करें, जिसके पास केवल दो ही सेंस और परसेप्शन के दो ही तरीके हैं, कि या तो वो ग्रे तरीके से देख रहा है, या फिर वो रेड तरीके से देख रहा है, या वो येलो तरीके से देख रहा है। अब जो इसमें से जानवर जो हमने बनाया है, वो केवल सच देखेगा कि इसकी क्वांटिटी कहाँ पे ज्यादा है, कहाँ पे कम है। तो एक इस एक्सपेरिमेंट का एक और मैं आपको एक क्राइटेरिया बता दूं कि सर्वाइवेबिलिटी यहाँ बीच में जाके अपने हाईएस्ट चरम सीमा पे पहुंचती है। और यहाँ पे भी अगर वो रहेगा तो वो जिंदा नहीं बचेगा, यहाँ पे भी वो रहेगा तो वो जिंदा नहीं बचेगा, यानी कि वो एवोल्यूशन से एलिमिनेट हो जाएगा। तो जो स्पीशीज सच को देखती है, वो देखेगी कि जहां पे भी 50% से ज्यादा है वो येलो है, और 50% से कम है वो रेड है। ये क्या है, उससे कोई आपको फर्क नहीं पड़ना चाहिए, बस ये एक एक्सपेरिमेंट, एक थॉट एक्सपेरिमेंट अभी हम कर रहे हैं। जो 50% से कम है रेड है, और जब 50% से ज्यादा है येलो है, उसके सबसे ज्यादा जिंदा रहने के चांस यहाँ पे, इस पॉइंट पे। तो इस परिस्थिति में उसको ये नहीं पता चलेगा कि मैं जहां जा रहा हूँ वहां पे मैं जिंदा बचूंगा कि नहीं बचूंगा, क्योंकि वो रेड वाले एरिया में जब वो जाता है, तो हो सकता है कि वो ऐसे एरिया में चले जाए जहां उसके मरने का चांस बहुत ज्यादा है, इस वाले एरिया में चले जाए। या येलो वाले एरिया में जाता है तो इस वाले एरिया में पहुंच सकता है जहां उसके मरने का चांस अगेन बहुत ज्यादा है। लेकिन अब हम एक ऐसे जानवर की परिकल्पना करते हैं जो मिथ्या के ऊपर काम करता है, जो दुनिया को सच्चाई की तरह नहीं देखता है, जो वो दुनिया को इस तरह से देखता है कि वो इवोल्यूशन में सक्सेस करे। अगेन, वो रेड देख सकता है और येलो देख सकता है, लेकिन इस जानवर ने, इवोल्यूशन ने उसको इस तरह से ढाल दिया है कि वो केवल इस एरिया को रेड देखता है, और बाकी इन दोनों एरिया को येलो देखता है। इसका मतलब इसका जिंदा रहने का चांस 100% है, कंपेयर टू पिछले वाले का। पिछले वाले लगभग लगभग तुक्के में जिंदा था, लेकिन इसका सच देखने का चांस जीरो है। क्योंकि अगर आप इससे पूछोगे कि भाई ये क्वांटिटी जो हमें
क्वांटिटी ली थी, यहाँ ज्यादा है कि यहाँ ज्यादा है कि यहाँ ज्यादा है कि यहाँ ज्यादा है, उसको कुछ नहीं पता चला। उसको बस ये पता रहेगा कि मैं किस एरिया में, किस अपने जोन में जिंदा रह सकता हूँ, किस जोन में फल फूल सकता हूँ। यहाँ से हमारा बेसिक कॉन्सेप्ट चालू होते हैं। इसको हमने नहीं, डोनाल्ड हॉफमैन जी ने जो नाम दिया है वो बोला है फिटनेस बीट्स ट्रुथ। यानी कि इवोल्यूशन में जिंदा रहने की प्रवृत्ति सच्चाई को हमेशा हराती है। यानी कि जो भी चीज हमारे सेंस ऑर्गन्स हैं, जितनी भी चीजों को हम देख रहे हैं, वो पूरी तरह से आपको इवोल्यूशन ने इस तरह से बना के दी हैं कि आप केवल वही चीजें देख पाएं जो आपके जिंदा रहने के लिए जरूरी हैं, वो आपको हकीकत नहीं दिखा रहे। अब इन्होंने, डोनाल्ड हॉफमैन ने अपने एक पेपर के थ्रू मैथमेटिक्स से प्रूव किया था कि ऐसे जानवर के लिए जो सच्चाई देखने की प्रोबेबिलिटी है वो इस इक्वेशन से आती है, जहाँ पे एन है कि वो कितनी चीजों को एक बार में ऑब्जर्व कर पा रहा है। अभी ये जानवर जो था ये दो कलर देख पा रहा था, तो जब हम इसके जानवर के देखते हैं कि कितने परसेंट स्पीशीज एक जनरेशन के बाद, एक पीढ़ी के बाद सच देख पाएंगे, तो हमें आता है 50%। जब हम इसी जानवर में एक और कलर जोड़ देते हैं, लेट्स से मेजेंटा, तो ये चांस गिर के हो जाता है 25%। अब इंसान कितने कलर देख सकते हैं? इंसान लगभग लगभग 1 करोड़ अलग अलग कलर के शेड में अंतर कर सकते हैं। यानी कि हमारा जो चांस बनता है वो हो जाता है 0% कि हम जो देख रहे हैं वो सच्चाई है। ये इन्होंने अभी प्रूव किया, लेकिन ये हमारे शास्त्रों में बहुत पहले से लिखा था। अब आगे आते हैं हम स्पेस टाइम पे। कुछ लोग, मेरी कुछ एथियस्ट लोगों से चर्चा हुई, उन्होंने कहा कि ठीक है, कलर तक हम आपकी बात मानने को तैयार हैं, लेकिन स्पेस टाइम पे हमें बहुत ज्यादा दिक्कतें हैं, हम स्पेस टाइम के ऊपर नहीं मान सकते। तो मैं आप लोगों को ये बता दूं कि जो अभी के फिजिसिस्ट हैं उन्होंने भी स्पेस टाइम को छोड़ के रखा है। स्पेस टाइम नष्ट कैसे हुआ है? क्योंकि स्पेस टाइम जो बना था वो बना था लोकल रियलिज्म के ऊपर। अभी तक जितने भी साइंटिस्ट थे वो सारी बातें करते थे लोकल रियलिज्म के ऊपर, कि दो ऑब्जेक्ट्स हैं, इन दोनों के बीच में, लोकल का मतलब होता है कि लाइट स्पीड से ज्यादा स्पीड से कम्युनिकेशन या इंफॉर्मेशन एक जगह से दूसरी जगह तक नहीं पहुंच सकती है। अब जो हमारी क्वांटम इंटेंगलमेंट की थ्योरी, आप में से कई लोग जानते भी होंगे, उसमें हमें ये पाया है कि जब दो, लेट्स से उनको अभी पार्टिकल्स ही कहते हैं, दो पार्टिकल्स के बीच में इंटेंगलमेंट हो जाता है, चाहे उनकी दूरी 1 किलोमीटर हो या 1 लाइट ईयर हो, या एक ब्रह्मांड के छोर से दूसरे ब्रह्मांड के छोर पे हो, जब आप एक के ऊपर कुछ असर करते हैं तो दूसरे के ऊपर तुरंत असर होता है। तो आपकी लोकेलिटी यहीं के यहीं खत्म होकर रह गई। अब डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट आप सबने पढ़ा होगा कि लाइट जिसमें प्रूव की गई थी, वेव भी होता है और पार्टिकल भी होता है। 2009 के आसपास एक एक्सपेरिमेंट किया गया जिसे कहा गया था डिलेड चॉइस डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। अगर ये आप समझ गए तो मेरे ख्याल से आपके होश उड़ जाने चाहिए। यहाँ पे क्या पता किया गया था कि एक लाइट का सोर्स दिया गया था, लेट्स एक टॉर्च था, और यहाँ पे एक स्क्रीन थी। अब फोटोन या तो यहाँ से जाएगा या यहाँ से जाएगा, या सुपर पोजिशन होके यहाँ से भी जाएगा, यहाँ से भी जाएगा। पाया ये क्या था कि जब हम इस फोटोन को जिस तरह से नापते हैं, तो वो अपने टाइम में पीछे जाके, ये मैं साइंस की बात कर रहा हूँ, ना साइंस फिक्शन है ना फिलोसफी, और टाइम में पीछे जाके अपनी अपने पाथ को चेंज कर देता है। तो जो व्हीलर साहब थे जिन्होंने एक्सपेरिमेंट किया, उन्होंने कहा ठीक है, यहाँ तक तो बात ठीक है, लेकिन चलो हम इसे ब्रह्मांड के स्तर पे करके देखते हैं। तो ब्रह्मांड के स्तर पे उन्होंने एक गैलेक्सी को नापा जो, मेरे को एग्जैक्ट याद नहीं, पर आप मान लीजिए कि 10 बिलियन लाइट ईयर्स अवे थी, वो शायद 14 बिलियन लाइट ईयर्स अवे। वहां से लाइट आ रही थी। तो एक चीज होती है जिसे बोलते हैं ग्रेविटेशनल लेंसिंग, उसके हम डिटेल में नहीं जाते हैं, बस मैं इतना बता देता हूँ कि दो लाइट, अगर आप यहाँ पे ऑब्जर्वर हैं और आप किसी चीज को ऑब्जर्व कर रहे हैं और उसके बीच में कोई बाहरी चीज है, तो वो लाइट को डिस्टॉर्ट कर देती है। तो लाइट ऊपर से भी आती है, नीचे से भी आती है, बस इतना ही समझ लीजिए आपकी बात के लिए। उन्होंने ये देखा कि जब वो इस सेकंड पे फोटोन को जिस तरह से नाप रहे हैं, उस बेसिस पे फोटोन 10 बिलियन लाइट ईयर्स पीछे जाके अपने पाथ को ट्रेस कर रहा है, यानी वो समय में वापस जा रहा है। तो उसके बाद हमारा जो टाइम है वो भी निपट गया, स्पेस है वो भी निपट गया। तो स्पेस टाइम जो है वो अभी पूरी तरह से कोई भी फिजिसिस्ट इसके ऊपर काम नहीं करता है। हाँ, हमारे, क्योंकि हम इसी स्पेस टाइम में जिंदा रहते हैं, तो ये इसका मतलब ये नहीं कि हमारे लिए प्लेन यूजफुल नहीं है, ट्रेन यूजफुल नहीं है, तो बिल्कुल यूजफुल है। लेकिन इसका बिल्कुल भी मतलब ये नहीं है कि वो हकीकत है, वो सच है, वो जिसको अद्वैत कहता है माया है।
वो आपके दिमाग आपको उस चीज को दिखा रहा है। मैंने इतनी स्लाइड बनाई थी क्योंकि मेरे को लगा कि बाकी बताऊंगा तो ज्यादा हेवी हो जाएगा। तो अभी यहीं तक रखें उसका।